अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको ये नावल कैसी लग रही है? अब तक अपनी राय ज़रूर दें। आप सुन रहे हैं सस्पेंस नावल ताबूत बाय एम राहत। अब सुनते हैं आगे। मेरे बदन ने पसीना छोड़ दिया। दिल ही दिल में मैंने एक मर्तबा फिर रामेश को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ मादूम थी। मुझे अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा। न जाने क्यों मैं उसे बार बार पुकारता हूँ। उस रूह ने, बल्कि बदरूह ने, मुझसे मेरी खुद एतमादी छीन ली थी। मैंने गर्दन को झटका और फैसला किया कि अब जो कुछ भी करूँगा अपनी ही ज़ात के सहारे करूँगा। कम अज़ कम ये तो पता चले कि ये लोग कौन थे और कमबख्तों ने मुझे क्यों अगवा कर लिया था। लेकिन इस तारीक जगह के बारे में कुछ तो मालूम हो। यहाँ तारीकी इस कदर फैली हुई है, मुमकिन है रात ही का वक्त हो। मैं अपनी जगह से उठा और फर्श पर चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। तारीकी इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। ऐसी हालत में क्या चीज़ तलाश कर सकता था आखिर। लेकिन नाक की सीध में चलता हुआ बिल आखिर दीवार के पास पहुंच गया और फिर दीवार को टटोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। इलेक्ट्रिक स्विच जितनी बुलंदी पर लगाए जाते हैं उतनी बुलंदी पर हाथ फेरता हुआ दीवार के सहारे सहारे आगे बढ़ता रहा। फिर किसी चीज़ से टकराया और उसके गिरने की आवाज़ बुलंद हो गई। वो गालिबन धात की कोई चीज़ थी। मैं अपने आप को संभालने के लिए झुका और दीवार पर मजबूती से हाथ रख दिए। पता नहीं क्या चीज़ गिरी थी। अभी ये सोच ही रहा था कि दफ्तन चट की आवाज़ हुई और रोशनी फैल गई। अंधेरे से अचानक रोशनी में आते हुए मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। लेकिन मैं कमरे में किसी के सांसों की बाजगश्त सुन रहा था। मैंने खुद को संभाल कर उसकी तरफ देखा तो एक दराज कद आदमी खड़ा था। उसका सर गंजा था, हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था। सामने ही एक दरवाज़ा खुला हुआ था। यकीनन वो उस खुले हुए दरवाजे से अंदर आया था और अब खड़ा मुझे घूर रहा था। जो चीज़ नीचे गिरी थी वो एक प्याला नुमा गुलदान था जो एक खूबसूरत से स्टैंड पर रखा हुआ था। मैं उस शख्स की तरफ देखने लगा जो मुझे कीनातोज निगाहों से घूर रहा था। कौन सी जगह है ये और कौन हो तुम? मैंने उससे पूछा था। उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और बोला, तुम वक्त से पहले होश में आ गए हो। बेहतर ये है कि फिर बेहोश हो जाओ। तुम्हें कम से कम दिन के 10 बजे होश में आना है। फिजूल बकवास मत करो। मैं गुस्सेले अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा तो उसने पिस्तौल वाला हाथ मेरी तरफ कर दिया। मुझे इजाज़त है कि मैं तुम्हारे पैरों को ज़ख्मी कर दूं। अरे वाह, बिला वजह ज़ख्मी कर दो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? ये 10 बजे ही मालूम होगा और उससे पहले तुम्हें सिर्फ बेहोश रहना है। नहीं, मैं 10 बजे तक का इंतज़ार कर लूँगा ज़रूर। बेहोश होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हुई ना काम की बात। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ख़तरनाक आदमी मालूम होता था। कदो कामत से मैं भी बहुत ज़्यादा था। अगर मैं उससे भिड़ने की कोशिश करता तो मुझे ही नुकसान पहुंचता। चुनांचे मैंने सब्र किया और वापस मसेरी पर जा बैठा। वो शख्स चंद लम्हात मुझे घूरता रहा। फिर उसने आगे बढ़कर गुलदान उठाकर अपनी जगह पर रखा, फूल उसमें जमाए और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया था, लेकिन उसने लाइट बंद नहीं की थी। मैं मसेरी पर पाँव लटका कर बैठ गया और परेशान निगाहों से कमरे के माहौल को देखने लगा। ये एक वसी कमरा था जिसमें कालीन की मुनासिबत से बेहतरीन चीज़ें सजी हुई थी। ख्वाबगाह ही मालूम होती थी। वो मसेरी भी बहुत शानदार थी, होटल की मसेरी से ज़्यादा शानदार थी जिस पर मैं लेटा हुआ था। लेकिन ये कौन सी जगह है और मुझे अगवा करके लाने वाले कौन लोग हैं? जिस शख्स को देखा था वो तो शक्ल ही से गुंडा नज़र आता था। मकामी आदमी ही मालूम होता था, लेकिन कमबख्त बेपनाह तन और तोश का मालिक। जाहिर है रुस्तम और सहराब की सरजमीन का बाशिंदा था। लेकिन मैं उससे यहाँ कुश्ती नहीं लड़ना चाहता था। मैं फिर इंतज़ार करने लगा। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फूटने लगी थी, जिसका एहसास दरवाज़ों और खिड़कियों से हो रहा था, और फिर उजाला पूरी तरह नमूदार हो गया। मेरे लिए कोई काम नहीं था सिवाय इसके कि बैठा रहूं, सोचता रहूं।
रामेश का नाम मैं अब भूल कर भी अपने जहन में नहीं लेना चाहता था। सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी पर आ रहा था। उस कमबख्त की वजह से मेरी ये हालत ज़ार हुई थी। घड़ी में 7 बजे थे जब 2 अफराद अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक वही था जिससे मेरी मुलाकात हो चुकी थी। दूसरा बावर्ची किस्म का आदमी था जो एक ट्राली धकेलता हुआ ला रहा था और ट्राली पर नाश्ते का सामान रखा हुआ था। उस शख्स ने मुझसे नाश्ता करने के लिए कहा और मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर बाहर निकल गया। मैंने एक निगाह नाश्ते पर डाली और फिर गर्दन झटक कर उठ खड़ा हुआ। नाश्ते पर गुस्सा क्यों उतारा जाए? मलहका बाथरूम में मुंह हाथ धोया, दांत वगैरह साफ़ किए और बाहर निकलकर नाश्ते में जुट गया। अब जो होगा देखा जाएगा। आज तक तो यही होता रहा है। मेरा किसी भी सिलसिले में कोई अख्तियार नहीं था। मैं हालात के हाथों रास्ते का पत्थर बना हुआ था, जिसका दिल चाहे जिधर लुढ़का दे। चुनांचे ज़िंदगी का जब यही मकसद रह गया था तो खुद पर या हालात पर तैस खाने से भला क्या फ़ायदा। खुदा खुदा करके दिन के 10 बजे और मैंने कम अज़ कम ये बात महसूस की कि ये लोग ज़ुबान के पाबंद हैं। 10 बजे 2 आदमी अंदर आए। इस बार वो गंजा अंदर आया था और उसके साथ दूसरा आदमी था जो जिसामत में किसी भी तौर उस गंजे से कम नहीं था, लेकिन लिबास वगैरह शक्ल व सूरत से कदरे महजब नज़र आता था। उसके बाल हैरत अंगेज़ तौर पर सफ़ेद थे, जबकि उसकी उम्र से इन सफ़ेद बालों का कोई ताल्लुक़ नहीं था। आओ, उसने गूंजदार आवाज़ में कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मैंने चंद लम्हे सोचा और फिर ये जायज़ा लेने के लिए कि देखूं तो सही ये लोग आखिर मुझसे चाहते क्या हैं, उन दोनों के पीछे पीछे निकल आया। दरवाजे के पीछे एक पतली सी राहीदारी थी जिसमें 2 आदमी बेवक्त गुजर सकते थे। उनमें से एक मेरे पीछे हो गया, दूसरा आगे, गोया मुझ पर निगाह भी रख रहे थे और मेरी तरफ से मशकूक भी थे। इस तरह मुझे लिए हुए वो लोग एक और कमरे में दाखिल हो गए, जहां एक तीसरी शख्सियत एक स्याह मेज के पीछे बैठी हुई थी। उसके कद और कामत का अंदाज़ा तो नहीं हो सका, लेकिन उसके चौड़े सानों और पुरअकार चेहरे से ये एहसास होता था कि वो इन दोनों में नुमायाँ शख्सियत का हामिल है। उसने तीखी और तंजिया निगाहों से मुझे देखा और फिर उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। आइए मिस्टर बातिस, आपका क्या ख्याल था कि आप हमारी आंखों में धूल झोंक कर आसानी से निकल जाएंगे? लेकिन आपको पहले ही बता दिया गया था कि हम लोग जिससे मुआहदा करते हैं उसे हर कीमत पर अपना मती देखना चाहते हैं। आपका साबिका रिकॉर्ड बिलाशुबा बहुत ख़तरनाक है, लेकिन आपको ये भी बता दिया गया था मिस्टर बातिस कि आपका वास्ता किन लोगों से है और आप किसके लिए काम कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, ये आपने मुझे नया नाम दिया है, मैंने कहा। उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी मादरी ज़ुबान में गुफ्तगू करें? उस शख्सियत ने कहा। मेरा मकसद है तुम और मैं। ठीक है, मुझे अपनी मादरी ज़ुबान बोलने में कोई एतराज़ नहीं है, मैंने इस बार उर्दू में कहा। वो शख्स चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर उसने कहा, गालिबन तुम उर्दू बोल रहे हो? मादरी ज़ुबान की बात की थी ना तुमने? ओहो, ये तुम्हारी मादरी ज़ुबान उर्दू कब से हो गई मिस्टर ताबिस? उसने सवाल किया। तुम अगर मेरा नाम तब्दील करने पर तुले हुए हो तो मुझे उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक बात तुम्हें बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा नाम ताबिस नहीं है, बल्कि मंसूर के नाम से पुकारा जाता हूँ। गोया अब तुम पागलपन का मुजाहरा करोगे, उस शख्स ने कहा। मैं पागलपन का मुजाहरा अभी नहीं करूँगा। अगर तुम लोग मुझे ताबिस बनाने पर तुल गए हो तो फिर शायद मैं पागल ही हो जाऊँगा। हमारे पास हर किस्म के पागलपन का मुअस्सर इलाज है मिस्टर ताबिस, लेकिन आप इंतहाई गलत इंसान निकले। आपके बारे में तो हमें ये पता चला था कि आप मुआवजा लेने के बाद
निहायत ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम देंगे। बुरे आदमियों में आपको एक अच्छा आदमी तस्वुर किया जाता है, लेकिन वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने आपको हमारे मकसद पर चलने से रोक दिया? आप जानते हैं मिस्टर ताबिस कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ईरान के बेहतरीन मुफाद के लिए है। आपको ईरान का बाशिंदा होने की हैसियत से ज़हनी तौर पर भी उस काम के लिए तैयार होना चाहिए था, लेकिन आपने इंतहाई बददियानती का सबूत दिया और अपने मुआवजे की आधी रकम वसूल कर लेने के बावजूद आपने राह फरार अख्तियार की। आपसे पहले ही पूछ लिया गया था कि आप खुशी से हमारा काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते थे तो पहले भी इनकार कर सकते थे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। आप हमारे राजदार बन चुके हैं और इस राजदारी के बाद हमारे लिए ये भी मुमकिन नहीं है कि हम आपको तन्हा छोड़ दें। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि अब हमको खतरा भी लाहक हो गया है कि कहीं आप हमारे दुश्मनों के हाथ न बिक गए हों। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, एक बार फिर अपनी इन छोटी छोटी आँखों पर गौर कर लो जिनमें शायद हकीकतों को परखने की सलाहियत नहीं है। मेरा नाम ताबिस नहीं मंसूर है। ज़रा गौर से देख लो मेरा ये मकरूह चेहरा जो सारी ज़िंदगी ही मुझे मुसीबतों में फंसाता रहा है। यूँ महसूस होता है जैसे इस बार फिर ये चेहरा मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। भारी भरकम शख्स की आंखों में तंज के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बैठ जाइए मिस्टर ताबिस, बैठकर गुफ्तगू करना बेहतर रहेगा। एक बात और अर्ज़ कर दूं कि इन हालात के बावजूद हम आपसे दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करना चाहते हैं, बशर्ते कि आप इस माहौल को कायम रहने दें। गोया ताबिस बने बगैर चाराकार नहीं है, बनने की ज़रूरत नहीं है, आप ताबिस ही हैं। गुंजाइश निकाल लो बिरादर, कहीं तुम्हें बाद में अफसोस ना करना पड़े। और एक बात और सुन लो कि अगर तुमने अपना कोई गहरा राज ताबिस को सौंपा है तो मुझे इस राज में शरीक कार बनाने की कोशिश मत करो। उसकी वजह यह है कि जब असल ताबीज़ तुम्हें मिल जाएगा तो फिर तुम इस तशवीश का शिकार हो जाओगे कि मैं भी तुम्हारे राज से वाकिफ़ हो चुका हूँ और बिला वजह मेरी जान के लिए मुसीबत खड़ी कर दोगे। और फिर अपने राज में मुझे शरीक करने से पहले एक बात पर पूरी तरह इत्मीनान कर लो कि मैं ताबिश नहीं हूँ। उसके बावजूद अगर तुम कुछ बताना चाहते हो तो बता दो, बाद में मेरा कसूर नहीं होगा। कुछ कहना ही बेकार है मिस्टर ताबिस। आपने अपने आप को ताबिस तस्लीम न करके हमारे मंसूबों को नाकाबिले तलाफ़ी ठेस पहुंचाई है। पहले हम आपको मुतमईन करना पसंद करते हैं और याद दिलाना चाहते हैं कि आप ताबिस ही हैं, बाकी तमाम बातें बाद में होंगी। चीफ, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं उसे याद दिला दूँ कि ये कौन है? गंजे ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। मिस्टर ताबिस के साथ हम कोई सख्त सलूक करना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात अजीब सा रुख अख्तियार कर गए हैं। ताहम उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें उनकी रिहाइशगाह में छोड़ आओ। और हाँ मिस्टर ताबिस, जैसा कि आपने फरमाया कि आप ताबिस नहीं हैं, तो फिर ये भी बता दीजिए कि आप कौन हैं, ताकि आपके बारे में हम छानबीन कर लें। आपको इल्म है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है और हमारे मंसूबे की इब्तिदा में सिर्फ 40 घंटे रह गए हैं। मेरा नाम मंसूर है और मैं कौन हूँ इस बारे में बताना बिल्कुल बेकार होगा, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। आपका क़याम कहाँ है? होटल निमरोज़ में, मैंने जवाब दिया और कमरा नंबर भी दोहरा दिया। बेहतर है, ये मालूमात भी हासिल कर ली जाएंगी और मेरा ख़याल है कि कुछ और लोगों को भी तस्दीक के लिए तलब कर लिया जाएगा। इस वक्त तक आप कोई चालाकी दिखाने की कोशिश ना करें, वरना हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि हम आपको ज़िंदा रखें। अपने मंसूबे की तकमील के लिए हम मेकअप से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मेकअप बहुत ज़्यादा पायदार साबित नहीं होगा। आप ये काम बआसानी कर सकते थे क्योंकि आप उसके लिए निहायत मौजू थे।
تاہم اب یہ نیا مسئلہ آپ نے کھڑا کر دیا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی کارروائی کرنا پڑے گی۔ جاؤ لے جاؤ اسے، بند کر دو۔ آخر میں اس نے اپنی صرافت اتار کر کندھے پر ڈال لی اور دو آدمی مجھے دھکیلتے ہوئے دوبارہ میری رہائش گاہ میں قید کر گئے۔ یا الہی، کس مصیبت میں پھنس گیا میں! اب اس نئی مصیبت سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ اسی وقت میرے کانوں میں رامیش کی آواز ابھری، تابس بن جاؤ، کیا حرج ہے؟ میرے تلوؤں سے لے کر سر تک آگ سلگ اٹھی تھی۔ غصے کی شدت کی وجہ سے میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ رامیش کا ہلکا سا قہقہا میرے کانوں میں ابھرا تھا۔ پھر اس نے کہا، دیکھو دوست، مجھے یقین ہے کہ تم عادت کے مطابق مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دو گے، لیکن میں بھی تم سے جو تعاون کرنا چاہ رہا ہوں اس پر بھی تم غور کرو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص تمہیں انگلی بھی لگا دیتا تو اس کے ہاتھ پر کوئی بھی انگلی باقی نہیں رہتی۔ یہ بات سمجھ لو۔ چلے جاؤ، میں کہتا ہوں چلے جاؤ یہاں سے، میں نے فضا میں گھونسا نچاتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ یہی ایک آسانی ہے کہ میں مجسمہ نہیں ہوں، ورنہ شاید تم مجھ پر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن سوچو ذرا، ٹھنڈے دل سے سوچو، یہاں نکل کر جانا چاہتے ہو تو بھلا کون تمہارا راستہ روکے گا؟ لیکن ایک منٹ، صرف ایک منٹ میری جان، میری بات تو سن لو پوری۔ رامیش، میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ دیکھو، میری زندگی سے نکل جاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ اب ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ میرے دوست، میں نے تمہارے لیے صدیاں گزاری ہیں اور تم میرے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزار سکتے؟ تم مجھے بتاؤ، اس دوران میں نے تمہیں کب تکلیف پہنچائی ہے؟ کون سی جگہ تم مصیبت کا شکار ہوئے تھے؟ آرام کرتے تو پھر رہے ہو، اس خوبصورت ملک کی سیاحت بھی کر رہے ہو اور ایک حسین لڑکی کا تمہیں قرب بھی حاصل ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم فطرتاً احمق ہو، لیکن میں نے کسی بھی مسئلے میں ٹانگ نہیں اڑائی، بلکہ تم سے اتنی دور رہا کہ تمہیں میری موجودگی کا احساس بھی نہ ہو۔ جانتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تمہارے ذہن پر مسلط رہ کر تمہیں بد اعتمادی کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم جب بھی محسوس کرو گے تو تمہارے اندر ایک جھجک پیدا ہو جائے گی اور تم اپنی خواہشات کو وہ شکل نہیں دے سکو گے جو تم دینا چاہتے ہو۔ اس لیے میں تم سے دور چلا جاتا ہوں، تاہم خیال رکھتا ہوں کہ اگر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو فوراً تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاؤں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے رامیش، مجھے تمہاری مدد کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، میں تمہاری خواہش کے بغیر تمہاری مدد بھی نہیں کروں گا، لیکن مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں تکلیف کیا ہے میرے بھائی؟ بقول تم اپنے ملک سے مصر پہنچے تھے، عبداللہ نامی شخص لایا تھا اور تمہیں وہاں کا دولت مند شخص بنانا چاہتا تھا۔ تم نے اس کے لیے کوششیں کی، نقصانات اٹھائے، خطرات میں تھے، تو میں نے تمہاری مدد کی، صرف اس وجہ سے کہ تم میرے عزیز ترین دوست رائے مساس کے ہم شکل ہو۔ لیکن تمہارے اندر رائے مساس کی فطرت کا ایک بھی پہلو نہیں ہے۔ وہ میرے لیے جان دینے پر آمادہ رہتا تھا، جبکہ تم مجھ سے ہمیشہ بیزاری کا اظہار کرتے رہے ہو۔ تاہم میں نے یہ بات قبول کر لی، میں نے اپنی دنیا سے بغاوت کی، برزخ کا مجرم بنا اور اس وقت سے تمہارے پیچھے پیچھے لگا پھر رہا ہوں۔ ایک خواہش، بس ایک ہی تو شوق ہے۔ یہی خواہش تمہارے دل میں بھی تھی نا؟ تم بھی تو دنیا میں اپنی زندگی عیش و عشرت سے بسر کرنا چاہتے تھے اپنے ملک میں۔ اگر چلو تمہیں کچھ مل بھی جاتا تو کیا کرتے؟ وہیں پر رہتے نا، یا پھر سیاحت بھی کرتے؟ تو اب وہی سب کچھ تو کر رہے ہو، فرق بس اتنا ہے کہ میں تمہیں بس کسی ایک جگہ قیام کرنے نہیں دینا چاہتا۔ میری صرف اتنی سی خواہش کا احترام نہیں کرتے۔ تم نکلنا چاہو تو جاؤ، نکل جاؤ، کوئی تمہیں نہیں روکے گا، لیکن میرا مشورہ ہے زندگی کے ان ہنگامہ خیزیوں اور دلچسپیوں میں حصہ لو اور ان سے لطف اندوز ہو۔
मुझे तो बेहद मज़ा आ रहा है। अब तुम ये बताओ, ये लोग अगर तुमसे कोई काम लेना चाहते हैं और ताबिज़ ही बनाने पर तुले हुए हैं तो ताबिज़ बन जाओ। देखो तो सही कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं तुमसे। तुम्हें मालूम है ये लोग क्या चाहते हैं? यकीन करो नहीं मालूम। मैं हर एक के जहन में नहीं झांक सकता। वो जिसका ताल्लुक़ तुमसे हो जाए उसका जहन और उसके इक़दामात के बारे में जानना मेरे लिए आसान हो जाता है, वरना ये तो वसी व अरीज़ दुनिया है और मुझ पर बेशुमार पाबंदियां हैं। हर एक के जहन में नहीं झांक सकता मैं। लेकिन उनका कहना है कि वो मुझसे कोई काम लेना चाहते हैं जो उनके मुल्क के मुफाद में है। मुझे भला क्या ज़रूरत पड़ी है? फिर वही बात, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मकसद है तो ठीक है, तुम उस पर काम करो, और अगर नहीं है तो वाक़यात तुम्हें जिस डगर पर ले जा रहे हैं चलते रहो। मज़ा तो आ रहा है ना, कम अज़ कम। मज़ा सिर्फ तुम्हें आ रहा है, मुझे नहीं। अगर मुझ पर ये इल्ज़ामात लगाए जाओगे तो मैं बददिल हो जाऊंगा। एक बात सुन लो, करना तुम्हें वही है जो हालात कहेंगे। चलो ठीक है, मैं तुमसे अलग हुआ जाता हूँ। तुम मुझे जब तक आवाज़ नहीं दोगे तुम्हारे नज़दीक नहीं आऊँगा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ जहाँ दिल चाहे, जो कुछ भी करो। मैंने कतारा को भी तुम्हारी वजह से छोड़ दिया है। क्या तुम्हें उस बात पर यकीन नहीं है कि कैप्सियन में जब तुम एक होटल में मुकीम थे और तुम्हारी निगाहें मोहब्बत के तबादले कर रही थी तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैंने दिल पर ज़बर किया और सोचा कि कतारा ज़माना कदीम की औरत थी, मेरी खादमा मुझसे मोहब्बत करने वाली, लेकिन ज़माना जदीद में वो आयरन फेरीन थी और वो मेरे दोस्त की हमशक्ल राय मस्सास में दिलचस्पी रखती है, तो मुझे उनके मामलात में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। मेरा इंसाफ देखो और अपना रवैया देखो ज़रा। उसने कुछ ऐसे दर्दनाक लहजे में कहा कि मुझे हंसी आ गई। रामेश, बड़ी मुश्किल में डाल दिया है तुमने। मैं खुद तो एतमाद करना चाहता हूँ और जब खुद को उसके लिए तैयार करता हूँ तो तुम गायब हो जाते हो और मेरा रास्ता काट देते हो। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारा रास्ता काटूंगा, मेरा वादा, उसने कहा और मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर मैंने कहा, लेकिन तुम इस दौरान क्या करते रहे हो? मेरे सवाल के जवाब में रामेश की आवाज़ नहीं उभरी तो मैंने उसे फिर पुकारा, रामेश, लेकिन उसके वजूद का कोई एहसास नहीं था। कई आवाज़ें देने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो अब इस जगह मौजूद नहीं है। मैं ठंडे दिल से हालात पर गौर करने लगा। एक तरह से रामेश ठीक ही कह रहा था। वाकई, जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही ना हो उसे हालात में काफ़ी दिलचस्पियां शामिल कर लेनी चाहिए। चुनांचे गौर व खोज करने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मुझे खुद को ताबीज़ तस्लीम कर लेना चाहिए। देखें तो सही ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। दोपहर को वही दोनों अफराद खाना लेकर आए जो मेरे लिए सुबह का नाश्ता लेकर आए थे। गंजा आदमी मुसलसल तमस्खराना निगाहों से मुझे देख रहा था। खाना खा लो मेरे दोस्त। और उसके साथ साथ ही चीफ ने ये सवाल भी किया है कि अगर तुमने कोई रायम कायम कर ली हो तो मुझे जवाब दे दो। मैं तुम्हारे चीफ से मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा। ठीक है, खाना खा लो, मैं इत्तला दे देता हूँ। चीफ जिस वक्त भी तुम्हें तलब करेगा तुम्हें उसके पास ले जाऊँगा। वो वापस निकल गया। दरवाज़ा हस्बे मामूल बंद हो गया था। मैंने खाने पर हमला कर दिया और खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। खूब डट कर खाना खाया। उसके बाद दांत वगैरह साफ़ करके मसहरी पर जा लेटा। आराम से सोना चाहता था। किस्मत ने ज़िंदगी में ऐश ही ऐश लिख दिए थे। उससे पहले मैंने ऐसी आरामदा ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया था, और अगर उसके लिए थोड़ी सी जहनी परेशानी बर्दाश्त करना पड़ रही थी तो कोई हर्ज नहीं था। वैसे जिसे जब होश आ जाएगा मुझे मेरी हकीकत पर छोड़ देगा। मुझे क्या पड़ी है खामखा की हिमाकतें करता फिरूं। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं ताबिस ही हूँ।
शाम को तकरीबन 5:30 बजे मेरी आँख खुली। इस दौरान किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया था। जागने के बाद गुसल खाने में पहुँच गया, नहाया धोया। उस कमरे में अलबत्ता अब कोफ्त महसूस होने लगी थी। यहाँ से बाहर जाना चाहता था। आयरन फेरिन कई बार याद आई। मुझे न पाकर उसकी न जाने क्या कैफियत हुई होगी। लेकिन जहन्नम में जाए, मुझे किसी से क्या दिलचस्पी है। वो अपने मामलात में खुद मुख्तार है। उसने फसाहत खातरी की तलाश में इश्तिहार दिया था। मुमकिन है इस इश्तिहार से उसका मकसद हल हो जाए। बहरहाल वो अपना सुराग पा लेगी तो अपनी राह लेगी। मुझे उससे क्या मिल सकता है। अलबत्ता उसके साथ गुजारे हुए लम्हात दिल में खुशी पैदा कर रहे थे। ज़िंदगी के इन रास्तों पर कभी मैंने सफ़र नहीं किया था। हालात ने मौका ही नहीं दिया था। हालांकि उससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात पेश आ चुके थे। कई लड़कियां मेरे नज़दीक पहुंची थी और मैंने दिल ही दिल में उनके बारे में बहुत कुछ सोचा था, लेकिन आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई थी। और उनमें रब्बाब थी, अबू सलमान की बेटियां थी और सबसे आगे बढ़कर शहपारा थी, जिसने आगे बढ़कर मेरे सिलसिले में बहुत कुछ चाहा था। बहर तौर उसके मौके कभी हासिल नहीं हुए थे। आयरन फेरिन एक अच्छे दोस्त की हैसियत से कई दिन मेरे साथ रही थी, लेकिन जहाज़ में उससे ज़्यादा कुर्बत हो नहीं सकी थी और गुज़रे हुए 2 दिन बिलाशुबा उसे मेरे बहुत करीब ले आए थे। अगर मामलात इस अंदाज में कुछ आगे बढ़ते तो शायद हम दोनों एक दूसरे को ज़हनी तौर पर कबूल भी कर लेते, लेकिन ये सब कुछ अभी मेरी तकदीर में नहीं था। आयरन फेरिन को जहन से झटक दिया। वो अपने मामलात की खुद मुख्तार है। मैं तो खुद अपने हालात पर कादर नहीं हूँ। किसी के लिए क्या कर सकता हूँ। चुनांचे ये फ़ैसला करके मैं मुतमईन हो गया था। मैंने सोच लिया था कि ताबीज़ की हैसियत से अपने आप को तस्लीम करके मैं उनसे कहूँगा कि निगरानी में ही सही, लेकिन कम अज़ कम बाहर निकलने की सहूलत तो फराहम की जाए। इस भारी भरकम शख्स ने कहा था कि 40 घंटे के अंदर अंदर मुझे कोई काम अंजाम देना है। पता नहीं ये काम किस किस्म का है। जो होगा देखा जाएगा। 8:30 बजे तक कोई मेरे पास नहीं आया। मुझे ताज्जुब हुआ था, क्योंकि मैंने गंजे के हाथों अपना पैगाम उस शख्स तक पहुंचा दिया था जिसे गंजे ने शायद चीफ कहकर मुखातिब किया था। 8:35 हुए थे जब दरवाज़ा खुला और 4 बिल्कुल ही नए आदमी अंदर दाखिल हो गए। ये भी मकामी आदमी थे। लिबास और चेहरों से महजब नज़र आते थे। उन्होंने मेरे करीब पहुंचकर मुझे हैरानी से देखना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से उनकी सूरतें देख रहा था। फिर उनमें से एक ने कहा, आइए, और मैं उनके साथ वहां से बाहर निकल आया। किसी किस्म का सवाल बेमकसद ही था। कोई फ़ायदा ही नहीं होता उससे। इसी राहदारी से गुज़रने के बाद जिससे पिछली बार मुझे गुजार कर ले जाया गया था, वो फिर मुझे उसी कमरे में ले आए। 5 अफराद बैठे हुए थे। दरमियान में वो भारी भरकम आदमी मौजूद था जो सूरत ही से पुरउकार नज़र आता था। बैठे हुए लोगों ने मुझे देखा, बगूर देखते रहे, और उसके बाद भारी भरकम शख्स ने मुझे बैठने की पेशकश की। वो आदमी जो मुझे यहाँ लेकर आए थे वो भी अपनी सीटें संभाल कर बैठ गए। मुझे उनके दरमियान ऐसे बैठा दिया गया जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैंने अपने आप को बेपरवाह ज़ाहिर करने की कोशिश की। भारी भरकम शख्स ने अपने सामने रखे हुए सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाली और उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, सिगरेट प्लीज़। नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। क्या फ़ैसला किया आपने अपने बारे में? ठीक है, मैं ताबीज़ हूँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन ये अंदाज़ तो इस किस्म का इजहार करता है जैसे आप ताबीज़ ना होते हुए अपने आप को ताबीज़ कहना चाहते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि आप हमारे चुंगल में आ फंसे हैं। इस मौजू पर मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा। मिस्टर ताबीज़, आपके बारे में निमरोज के इस कमरे से भी मालूमात हासिल कर ली गई है जहाँ की निशानदेही आपने की थी। वो हिमाकत थी मेरी। मैं बस आप लोगों से बचने के लिए इस कमरे में मंसूर के नाम से मुकीम हो गया था, मैंने जवाब दिया। मिस्टर ताबीज़, आपको इल्म है कि आपको क्या करना है? मेरी याददाश्त अचानक कुछ ख़राब हो गई है।
جو کچھ مجھے کرنا ہے اس کے بارے میں آپ ہی لوگ مجھے سمجھا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر ہم آپ کو اس کام کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو کیا آپ ہمارے لیے وہ کام کرنے پر تیار ہو جائیں گے؟ یقیناً ہو جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ آپ کو آدھا معاوضہ ادا کیا جا چکا ہے، مزید آدھے معاوضے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی مجھے دے دیں تو اچھا ہے، لیکن اس وقت جب میں آپ کے کام کر دوں۔ فی الحال مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مجھے اس کمرے میں قید نہ رکھا جائے، باہر گھومنے پھرنے کی آزادی دی جائے۔ ہر کام آپ کی خواہش کے مطابق ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جب آپ صدقے دل سے ہمارا کام کرنے پر رضامند ہو جائیں، بھاری بھرکم شخص نے کہا۔ اس خلوص کا اظہار میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر آپ اس کا کوئی مناسب طریقہ بتا دیں تو میں حاضر ہوں۔ کہہ سکتے ہیں، اس شخص نے کہا اور میز پر لگی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ گھنٹی کی آواز کہیں دور ابھری تھی، لیکن اس کی باز-گشت یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ چند ہی لمحات کے بعد دروازہ کھلا اور کچھ لوگ ایک تابوت دھکیلتے ہوئے اندر لے آئے۔ یہ تابوت ایک ٹرالی پر رکھا ہوا تھا، لانے والوں میں وہ گنجا بھی شامل تھا۔ میں نے حیرت والے انداز میں تابوت کو دیکھا۔ گنجے نے آگے بڑھ کر تابوت کا ڈھکن ہٹا دیا۔ تابوت میری نگاہوں کے سامنے تھا اور اسے دیکھ کر میرا چونک پڑنا لازمی امر تھا، کیونکہ نیچے لیٹا ہوا شخص 100% میرا ہم شکل تھا۔ بالکل میرے جیسے کھد و کھال تھے، میری جیسی جسامت تھی۔ مجھے ایک عجیب سا ذہنی جھٹکا لگا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں خود بھی اپنے کسی ہم شکل کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس سے پہلے لوگ صرف مجھے دوسروں کا ہم شکل قرار دیتے تھے۔ میرے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میں اس لاش کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا اور پھر حیرت والے انداز میں پوچھا، کیا یہ مر چکا ہے؟ ہاں، افسوس اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر گولی کا زخم ہے، بھاری بھرکم شخص نے کہا اور گنجے نے لاش کے سینے سے کپڑا ہٹا دیا۔ مگر یہ ہے کون؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ تابس، بھاری بھرکم شخص کی آواز ابھری اور میری کھوپڑی میں کھجلی ہونے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ سر کے بال نوچ ڈالوں اور اتنا کھجاؤں کہ بھیجا باہر نکل آئے۔ میں نے آہستہ سے سر کھجایا اور نہ سمجھنے والے انداز میں بھاری بھرکم شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ پھر وہ بولا، یہ حقیقت ہے مسٹر منصور، یہ شخص تابس ہے اور اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ گویا اب میں تابس نہیں ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، لیکن تابس سے آپ کسی قدر ملتے جلتے ہیں، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ ہم نے اسی لیے یہ لاش ابھی تک محفوظ رکھی ہے، ورنہ اسے قتل ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بدن پر اسپرے کر کے بدبو ختم کر دی گئی ہے، لیکن اسپرے کا اثر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کہیں تو تابوت بند کر دیا جائے؟ نہیں، مجھے اس کے گلے مل کر دھاڑیں مار مار کر رو لینے تو دو۔ بدبخت میرا ہی ہم شکل کیوں تھا؟ میں نے کہا اور وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ بھاری بھرکم شخص نے گنجے کو اشارہ کیا اور گنجے نے تابوت کا ڈھکنا بند کر دیا۔ پھر وہ لوگ اس تابوت کو اسی ٹرالی پر واپس لے گئے۔ میری کھوپڑی فضا میں معلق ہو گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے۔ بہرطور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں نے بھاری بھرکم شخص کی طرف دیکھا۔ اگر تابس مر چکا ہے تو آپ لوگوں کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہی سچ ہے اور میں وہ نہیں ہوں۔ ہاں، ہمیں یقین ہو گیا ہے، لیکن اس بات نے ہمیں انتہائی حیران کیا ہے
کہ آپ ताबीज़ न होने के बावजूद उसके हमशक्ल क्यों हैं? क्या आपके चेहरे पर कोई मेकअप है? उसका भी अंदाज़ा लगा लीजिए। मोहतरम चीफ, मैं हाजिर हूँ। मैंने मुंह आगे करते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा मिस्टर मंसूर, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भारी भरकम शख्स ने बैठे हुए लोगों में से एक को इशारा किया और वो अपनी जगह से उठ गया। उसने जेब से एक छोटा सा चपटा सा बॉक्स निकाला और फिर उसके ऊपरी हिस्से में कुछ करने लगा। चंद ही लम्हात के बाद बॉक्स में एक साइफन नमूदार हो गया और वो शख्स मेरे नज़दीक पहुंच गया। उसने साइफन की फुहारें मेरे चेहरे पर मारी और मैंने आंखें बंद कर चेहरा पीछे हटा लिया, लेकिन वो मेरे चेहरे पर मेकअप तलाश करते रहे। फिर मैं इत्मीनान से बैठ गया। चंद लम्हात इंतज़ार करने के बाद उस शख्स ने रुमाल से मेरा चेहरा साफ़ कर दिया और उसके बाद ठोड़ी उठाकर देखने लगा। गर्दन के नीचे भी उसने टटोल टटोल कर देखा था, मगर कोई चीज़ होती तो उसे मिलती। उसने गर्दन खम करके कहा, नहीं जनाब, ये असली चेहरा है। खाल उतार कर भी देख लो, मुमकिन है खाल के नीचे कोई और चेहरा बरामद हो जाए। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। भारी भरकम शख्स संजीदा निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने धीमे लहजे में कहा, आपके साथ अब तक जो वाक़यात पेश आए हैं मिस्टर मंसूर, उनके तहत कोई भी शख्स होता तो उसकी कैफियत आपसे मुख्तलिफ नहीं होती, वो हमसे बरगस्ता ही होता। लेकिन आप अपनी आँखों से देख चुके हैं कि जिस शख्स के धोखे में आपको अगवा करके लाया गया था, उसकी और आपकी सूरत और जिसामत में कोई फ़र्क नहीं है। चुनांचे इन हालात के तहत आप हमें किसी हद तक बेगुनाह करार दे सकते हैं, ताहम इंतहाई अफसोस के साथ आपके साथ की जाने वाली ज़्यादतियों की माफ़ी तलब की जाती है और इस उम्मीद पर कि आप फराख दिली से काम लेंगे। मेरे हलक से बेअख्तियार कहकहा आज़ाद हो गया था, लेकिन उनके चेहरों पर संजीदगी ही छाई रही। बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं आप लोग। मुझे एक कैदी की हैसियत से यहाँ लाया गया और कैद करके रखा गया। मैं आप लोगों की तहवील में हूँ। इस अजाब से बचने के लिए जो आप लोग मुझ पर मुसल्लत करने वाले थे, मैंने अपने आप को ताबीज़ तस्लीम कर लिया। तो अब आप इस बात पर मिस्र हैं कि मैं ताबीज़ नहीं हूँ। दोस्तों, ज़रा फैसला कर लेने दो कि हम में से पागल आखिर कौन है। आप सब कुछ कहने में हक बजानिब है मिस्टर मंसूर, और हम अपनी इस गलती को तस्लीम कर चुके हैं। तो फिर अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। मैंने भारी भरकम शख्स को बगूर देखते हुए कहा और उसके चेहरे पर अजीब से आसार फैल गए। उसने दूसरों की तरफ देखा और फिर गला साफ करके बोला, ताबीज़ हमारे लिए एक इंतहाई अहम शख्सियत थी। उसके ज़रिए हम एक ऐसा काम करना चाहते थे जो ईरानी हुकूमत के मुफाद में है, और ये इंतहाई अहम मसला है हमारे लिए। ताबीज़ भी हुकूमत का आदमी नहीं था, बल्कि ऐसा गैर मुतअल्लिक़ शख्स था जो मुआवज़ा लेकर हर किस्म के काम कर दिया करता था। ईरानी होने की हैसियत से इस बात को तस्लीम कर चुका था कि हमारा काम गैर कानूनी अंदाज का होने के बावजूद गैर कानूनी नहीं है। हुकूमत ईरान को इस वक्त दरपेश संगीन मसाइल हैं और वो बड़ी अहमियत रखता है। ताहम उसने हमारा पेश करदा मुआवज़ा कबूल कर लिया था और हमने इस मुआवज़े की आधी रकम उसे अदा कर दी थी। लेकिन जो काम हम उससे लेना चाहते थे वो हमारे लिए इतना अहम है कि हम मुआवज़े वगैरह की फ़िक्र नहीं करते। मिस्टर मंसूर, आपकी कौमियत क्या है और आपकी माली हैसियत क्या है, ये हम नहीं जानते, लेकिन ईरान के कौमी मफाद के सिलसिले में अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दें तो उसके लिए हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार होंगे, और उस शुक्रिया के साथ साथ ही आपको एक अच्छा खासा मुआवज़ा भी पेश किया जाएगा, जिसकी आधी रकम हस्बे रिवायत आपको इसी वक्त अदा की जा सकती है। भारी भरकम शख्स ने अपनी मेज़ के दराज में हाथ डाला और ईरानी करेंसी नोटों की बहुत सी गड्डियाँ निकाल कर मेरे सामने रख दी। फिर वो बोला, ये इतनी रकम है कि आप अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा माली सुकून में बसर कर सकते हैं।
اور اگر آپ مالی طور پر مطمئن آدمی ہیں تو بھی یہ رقم اتنی غیر دلچسپ نہیں ہے کہ کوئی آسانی سے اسے ٹھکرا دے۔ آپ ہماری پیشکش قبول کریں مسٹر منصور، اور تابس بن کر ہمارا ایک بہت اہم سا کام کر دیں۔ در حقیقت یہ کام کسی اور کے ذریعے لیا جا سکتا ہے، لیکن ہم کسی پہلو کو تشنا چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ لاکھوں انسانوں کی بھلائی کے لیے ایک حکومت کی مدد کریں اور مالی فائدہ بھی حاصل کریں۔ خوب۔ میں نے آگے بڑھ کر نوٹوں کی گڈیاں دیکھیں اور ان پر ہاتھ رکھ دیا۔ دولت میری کمزوری تھی اور اس کی محرومی نے ہمیشہ مجھے دربدر رکھا تھا۔ چنانچہ اس وقت اس کے علاوہ ذہن میں اور کچھ نہیں تھا کہ میں ایک خاصی بڑی رقم کا مالک بن رہا ہوں۔ کوئی بھی اس وقت یاد نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ رامیز بھی، اور پھر رامیز تو ویسے بھی زبانی حد تک رہا تھا۔ کوئی بہت بڑا کارنامہ اس نے میرے لیے انجام نہیں دیا تھا۔ میرے اس انداز پر ان سب کے چہرے پر خوشی کھل اٹھی۔ آپ کا بے حد شکریہ مسٹر منصور۔ ہر ذی عقل آدمی یہی فیصلہ کرتا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت آپ کا شمار ہمارے بہترین دوستوں میں ہے، نہ صرف ہمارے دوستوں میں بلکہ حکومت ایران کے دوستوں میں۔ آپ کی اس منظوری کے بعد آپ کی حیثیت تبدیل ہو گئی ہے، اور اب اس عمارت میں آپ ایک معزز مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ برائے کرم یہ رقم اپنی تحویل میں لے لیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ مجھے بھی خوشی تھی، چنانچہ میں نے تمام گڈیاں اپنی جیبوں میں ٹھونس لی، اور اس کے بعد ان تمام لوگوں نے مجھ سے ہاتھ ملائے۔ بھاری بھرکم شخص نے کہا، بس اب آپ آرام کیجیے، میں بہت جلد آپ سے دوسری ملاقات کروں گا۔ دراصل ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے آپ کو انتہائی مشکل وقت میں یہ مختصر رول سمجھنا ہوگا۔ عمارت وہی تھی، کمرہ دوسرا تھا، جو پہلے کمرے سے کہیں زیادہ کشادہ اور خوبصورت تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے نوٹوں کی گڈیاں گنیں اور پھر سوچنے لگا کہ ان کے تحفظ کا کیا بندوبست کروں۔ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ ظاہر ہے جس کام کے لیے مجھے جانا تھا اس میں نوٹوں کی گڈیاں تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، لیکن کم از کم یہ بات باعث طمانینت تھی کہ معاملہ ایرانی حکومت کا تھا۔ ممکن ہے مجھے اس خوف سے نجات مل جائے کہ میں یہاں غیر قانونی طور پر داخل ہوا ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہی بھاری بھرکم شخص اندر آیا اور مسکراتے ہوئے مجھ سے بولا، میرا نام حارث شاہ ہے اور اب آپ سے انتہائی ضروری امور پر گفتگو ہو جانی چاہیے۔ میں تیار ہوں مسٹر شاہ، میں نے کہا۔ آپ کے بارے میں تفصیلات مسٹر منصور، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں نے حارث شاہ کو اپنے ملک کا نام بتا دیا تو اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ کی گفتگو اور آپ کے لہجے سے ہم لوگوں نے بھی یہی اندازہ لگایا تھا۔ یہاں ایران میں کب تشریف لائے؟ یوں سمجھ لو صرف چند روز پہلے۔ آمد کی وجہ؟ آپ یقین نہیں کریں گے مسٹر حارث، میں نے جواب دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل بے فکر ہو کر اپنے بارے میں بتائیے، آپ کی بات کا یقین کیا جائے گا۔ اور پھر میں نے خالہ شہادت کے گھر سے لے کر نمروز تک پہنچنے کی ساری روادات اسے سنا دی۔ حارث شاہ حیرت والے انداز میں اور کسی قدر مشکوک انداز میں میری صورت دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، گویا آپ کا کوئی پیشہ، آپ کی کوئی مصروفیات نہیں ہے؟ نہیں دوست، پیشے اور مصروفیات کے لیے ہی تو سرگرداں ہوں۔ یہ باتیں میری سمجھ میں صحیح طرح نہیں آئیں، اس کے باوجود آپ نے جو کچھ کہا ہے میں اس پر یقین کر لیتا ہوں، اور اگر واقعی آپ کسی گہرائی میں نہیں ہیں تو مسٹر منصور یوں سمجھ لیجئے کہ اب ایران میں آپ کی حیثیت ایک معزز مہمان کے طور پر تسلیم کر لی جائے گی، اور کوئی آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ غیر قانونی طور پر یہاں کیسے داخل ہوئے۔ دوسری بات میں احتیاطاً اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مسٹر منصور، وہ یہ کہ اگر آپ کسی ایسے ارادے سے بھی یہاں آئے ہیں جس میں آپ کا مالی مفاد وابستہ ہے اور ایرانی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تب بھی اس کام کی انجام دہی کے بعد آپ سے تعاون کیا جائے گا، اور ہم لوگ قطعی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے
کہ آپ کی یہاں آمد کا مقصد کیا ہے۔ میں نے نیک نیتی سے یہ الفاظ کہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کی آمد کے مقصد میں ایرانی حکومت کا کوئی نقصان ہے تو پھر دوستانہ طور پر آپ سے درخواست کی جائے گی کہ آپ وہ سب کچھ نہ کریں اور یہاں سے خاموشی سے چلے جائیں۔ لیکن دوسری صورت میں اگر آپ کا بیان درست ہے تو ہم ہر طرح آپ کی مدد کریں گے، اور یہ بات آپ کے لیے باعث اطمینان ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں میں کسی غلط مقصد سے نہیں آیا، اور ایرانی انتظامیہ کو مجھ سے کوئی شکایت کبھی نہیں ہوگی۔ چلیے، بات ختم ہو گئی۔ اب میں آپ کو مختصراً آپ کے کام کی تفصیل بتا دوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایرانی حکومت کا ایک گہرا راز ہے جو آپ کو سونپا جا رہا ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہوگا مسٹر منصور کہ آپ کو حکومت ایران کے خلاف ایک اہم راز حاصل کرنا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ خاتون وحدت بلیغا بظاہر تو ایرانی شہریت رکھتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ بات حکومت کے ریکارڈ میں آ چکی ہے کہ وہ کچھ غیر ملکی قوتوں کے لیے کام کر رہی ہیں۔ حکومت ایران کا ایک اہم راز وزارت داخلہ سے چوری ہو گیا ہے، جس میں خاتون وحدت بلیغا کا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ یہ صرف صبح ہی نہیں بلکہ اب ایک ٹھوس حقیقت بن چکی ہے کہ خاتون وحدت بلیغا ایک شخص کی منتظر ہیں جسے اس راز کو ٹھکانے لگانے کا کام انجام دینا ہے، اور اس شخص کا نام عاطف کمال ہے۔ نوعمری کے زمانے میں یہ ملک سے باہر چلا گیا تھا، لیکن مقامی باشندہ ہے، لیکن اب یہی شخص اس راز کی دشمن ملک کے ہاتھوں فروخت کا ذریعہ بنے گا۔ خاتون وحدت بلیغا اس شخص کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں جب تفصیلات معلوم ہوئیں تو ہم خاتون وحدت بلیغا پر براہ راست تو ہاتھ نہیں ڈال سکے، کیونکہ خود ان کی اپنی شخصیت بھی مستحکم ہے اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن عاطف کمال کو ہم نے بڑی ہوشیاری سے یوگوسلاویہ سے گرفتار کر لیا اور اب وہ ایرانی حکومت کا قیدی ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ عاطف کمال طابس کا ہم شکل تھا اور آپ ان دونوں کے ہم شکل۔ گویا جو کام ہم طابس سے لینا چاہتے تھے اس کی موت کے بعد آپ کو اس کا ہم شکل ہونے کی حیثیت سے انجام دینا ہوگا۔ میرے پیٹ میں ایک بار پھر قہقہہ مچل گیا۔ ایک نہ شد، تین شد، لیکن اب اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ میرے خدوخال نہ جانے کتنے انسانوں کو دھوکہ دے چکے تھے۔ ہر آنے والے وقت میں اس چہرے کی بناوٹ اور ایک ہلکی سی جنس سے اس کی تبدیل ہو جانے والے نقوش نہ جانے کس کس مصیبت کا شکار بنیں گے۔ بہرحال میں سنجیدگی سے حارث شاہ کی گفتگو سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اب آپ کو تھوڑی سی ریہرسل کرا دی جائے گی اور اس کے بعد مقررہ وقت پر آپ کو ایک شاندار پارٹی میں شریک ہونا پڑے گا، جس میں آپ کی ملاقات خاتون وحدت بلیغا سے ہوگی۔ مختصراً تمام تفصیلات آپ کو بتا دی جائیں گی تاکہ آپ اپنا کام بخوبی انجام دے سکیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، چنانچہ آپ جلد از جلد اپنے کام کو اس کے لیے تیار کر لیں۔ میں اپنی آمادگی کا اظہار کر چکا ہوں مسٹر شاہ، میں نے جواب دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے جو آپ کی مکمل بریفنگ کر دیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ وہ مجھ سے ایک گرم جوشی مصافحہ کر کے اٹھنے لگا تو میں نے کہا، میرے پاس آپ کی ایڈوانس دی ہوئی جو رقم محفوظ ہے، میں اسے کسی بینک میں رکھوانا چاہتا ہوں، مجھے دے دیجیے، میں فوری طور پر اس کا بندوبست کیے دیتا ہوں، اس نے جواب دیا، اور میں نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ حارث شاہ چلا گیا اور میں ان دلچسپ واقعات پر غور کرنے لگا۔ مجھے کچھ دیر کے بعد ایک دراز قامت عورت جس کی عمر 40 سے اوپر تھی
लेकिन जो अपने बदन की बनावट और हसीन नुकूस की बिना पर उस उम्र में भी दिलकश लगती थी, मेरे पास आ गई और एहतरामन लहजे में बोली, आइए मैं आपको ब्रीफिंग रूम में ले चलूं। मैं औरत के साथ चलता हुआ इसी इमारत के ऊपरी हिस्से में पहुंच गया, जहां एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ था। हॉल में 3 अफराद मौजूद थे। एक तरफ एक स्क्रीन लगा हुआ था और उसके सामने की तरफ एक प्रोजेक्टर रखा हुआ था। फिर मुझे बैठने की पेशकश की गई और 2 आदमी मेरे साथ बैठ गए। तीसरे आदमी ने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया और स्क्रीन पर बिजलियां सी तड़पने लगीं। थोड़ी देर के बाद एक चेहरा स्क्रीन पर नज़र आया और मेरे पास बैठे हुए एक शख्स ने बताया कि ये वहदत बलीगा है। वहदत बलीगा के बारे में उसने मुझे मुख्तसरन तफसील भी बता दी कि वो ईरान के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और उसके ताल्लुकात खासे वसी हैं। फिर मुझे असल आतिफ़ कमाल की सूरत दिखाई गई और ये देखकर मुझे हैरत हुई कि वो मुझसे या ताबिज़ से मुख्तलिफ नहीं था। उस शख्स के बारे में मुकम्मल तफसीलात मुझे बताई गईं और उसके बाद आतिफ़ कमाल की एक फ़िल्म चलने लगी और मैं उसे खाते पीते बोलते सोते दिखाया गया था और मैं उसके एक एक अंदाज को नोट कर रहा था। 3 बार ये फ़िल्म मुझे दिखाई गई और मुझसे पूछा गया, क्या मैं मुतमईन हूँ? तो मैंने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक, उससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है, उसकी नक़ल बआसानी मैं कर सकता हूँ। आतिफ़ कमाल की आवाज़ भी मुझे सुनाई गई थी, जिसमें और मेरी आवाज़ में फ़र्क ज़रूर था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करके बोलने की कोशिश करता, उसमें नाकाम नहीं रहता। उसके बाद मज़ीद कुछ देर तक मुझे तफसीलात बताई जाती रहीं कि मुझे खातून वहदत बलीगा से किस तरह मिलना है, क्या गुफ्तगू करनी है और उसके आइंदा के हालात के लिए क्या सूरत हाल पेश आएगी और किस तरह मेरा राब्ता हारिस शाह के आदमियों से रहेगा। ये तमाम बातें जहन नशीन कराने के बाद मुझसे उनके सिलसिले में मुख्तलिफ़ तरीक़े से सवालात किए गए, जिनके जवाब में मैंने निहायत इत्मीनान बख्श जवाब दिए, जिसका इजहार उनके चेहरों से हो रहा था। फिर उनमें से एक शख्स ने कहा, अब आप मुकम्मल हैं मिस्टर आतिफ़ कमाल। उसने मुझे आतिफ़ कमाल के नाम से मुखातिब किया तो मैंने मुस्कुरा कर गर्दन हिला दी। ठीक है, आप लोग मुतमईन रहें, मैं अपने फ़राइज़ की बजा आवारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। उसके बाद सिर्फ इंतज़ार था, बाकी काम उन्हीं लोगों को करना था। जो ज़िम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई थी वो मेरी ज़ात के लिए बिल्कुल अनोखी और अजनबी थी, लेकिन ऐसा तो बहुत अरसे से हो रहा था। लोग मुझे अपने मामलात के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अलबत्ता उनका नतीजा बड़ा अजीब निकलता था। देखें इस बार क्या होता है। मैंने तो अब ज़िंदगी को एक खेल ही समझ लिया था और दर हकीकत ज़िंदगी मेरे लिए अब खेल ही तो थी। वो वक्त आ गया जब मुझे उस पार्टी में शरीक होना था जिसमें मेरी मुलाकात खातून वहदत बलीगा से होनी थी। मैंने इस दौरान अपने आप को मुकम्मल तौर पर उस काम के लिए तैयार कर लिया था और जो रिहर्सल मुझे कराई गई थी उसे मैंने अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया था। इस दौरान बार बार मुतअद्दिद लोगों का ख्याल आया, जिनमें आखिरी ख्याल आयरन फेरीन का था। पता नहीं उस पर क्या बीती। इश्तिहार देने के बाद उसका राब्ता फसाहत खातरी से हो सका या नहीं, बहरतौर मेरा तो खेल ही तब्दील हो गया था। अब अगर मौका मिला और इस खेल से फारिग हो गया तो जैसा कि हारिस शाह ने कहा था कि बाद में मुझे ईरानी हुकूमत से मराआत दिलवाए देगा, तो फिर मैं आयरन फेरीन के लिए खुल कर कुछ कर सकूँगा। मैं अपने काम के लिए तैयार था। वही दराज कामत खातून जिससे इस इमारत में पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी थी मेरे पास आई और मुझे चलने के लिए कहा। रास्ते में उसने मुस्कुरा कर मुझे देखा और बोली, यूँ तो आपकी शख्सियत बहुत शानदार है, लेकिन मैंने आपके लिए जिस लिबास वगैरह का इंतज़ाम किया है उसमें आप और भी नुमायाँ नज़र आएंगे।
وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی، لباس پریس کیا ہوا رکھا تھا۔ اس نے لباس پہننے میں میری مدد کی تو میں نے اس سے معذرت کر لی۔ یہ سب میں خود کر لوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ لیکن یہ میری ڈیوٹی ہے۔ آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے لباس پہنا ہے۔ اوہ، اگر آپ کو پسند نہیں تو ٹھیک ہے۔ میں نے لباس پہنا اور پھر اسے اشارہ کیا تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئی۔ ٹائی کی نوٹ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے درست کی۔ کمبخت زیادہ سے زیادہ قریب آنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ پھر ایک مخصوص قسم کا پرفیوم اس نے میرے لباس پر لگایا اور کہنے لگی، یہ عاطف کمال کی پسندیدہ خوشبو ہے اور خاتون وحدت یہ بات جانتی ہیں۔ ایک بات اگر تم جانتی ہو تو مجھے بتاؤ، خاتون وحدت اور عاطف کمال کے درمیان ذاتی تعلقات کیا ہیں؟ اوہ، یہ تو میں بالکل نہیں جانتی۔ حالانکہ یہی بات جاننا ضروری تھی۔ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ اگر آپ ذہانت سے کام لیں گے تو اس کا اندازہ آپ کو خود ہو جائے گا۔ ویسے خاتون وحدت بلیغہ کی عمر اس وقت 52 سال ہے، 52 ایئرس ہے۔ تب ٹھیک ہے، میں نے پر اطمینان انداز میں گردن ہلائی اور وہ ہنس پڑی۔ میں نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ سنبھل کر میرے بالوں کو درست کرنے لگی۔ پھر اس نے اپنے لباس سے چند انگوٹھیاں نکال کر میرے ہاتھ میں ڈال دیں۔ یہ عاطف کمال کی ہیں، جو آپ کی شناخت میں آپ کی پہچان کو مضبوط کرے گی۔ عاطف ہمیشہ یہ انگوٹھی پہنے رہتا ہے۔ جوتے پہنا کر فیتے بھی اس نے باندھے اور اپنے طور پر اس نے مجھے تیار کر دیا۔ مجھے کسی ہتھیار وغیرہ کی ضرورت ہے؟ قطعی نہیں، اس کی نوبت نہیں آئے گی، آپ اطمینان رکھیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور اس کے بعد وہ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھ کر بولی، اب آپ تشریف لے آئیے، آپ کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ باہر ایک چھوٹی سی خوبصورت کار کھڑی ہوئی تھی جس میں ڈرائیور موجود تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی اور عمارت کے گیٹ پر پہنچی تو کسی سمت سے حارث شاہ نکل آیا۔ اس کو دیکھ کر ڈرائیور نے کار روک دی۔ میں آپ کی کامیابی کی دعائیں کرتا ہوں مسٹر منصور۔ سوری، میرا نام عاطف کمال ہے، میں نے کہا۔ یقیناً مسٹر عاطف کمال، اللہ حافظ۔ ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی اور میں شاہانہ انداز میں کار میں بیٹھا گزرگاہوں کو دیکھتا رہا۔ بہت سے راستے اب میرے جانے پہچانے تھے، لیکن اب جس راستے پر کار مڑی اس طرف میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی۔ اس کے اطراف میں شو روم بنے ہوئے تھے۔ اس کا اختتام ایک چوراہے پر ہوا اور چوراہے سے کار بائیں سمت گھوم گئی۔ پھر کسی قدر ڈھلان میں اتر کر وہ ایسے خوشنما علاقے میں پہنچ گئی جسے شاندار لوگوں کی رہائش گاہ کہا جا سکتا تھا۔ اعلیٰ طرز کی کوٹھیاں اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے آگے دربان اور کتے گشت کر رہے تھے۔ کار سڑک سے گزرتی ہوئی بالآخر اسی علاقے کی ایک کوٹھی میں پہنچ گئی جہاں زیادہ ہی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ گیٹ پر دربان کھڑے ہوئے تھے اور اندر وسیع و عریض لان بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ بے شمار کاریں پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہوئی تھیں اور بہت بڑے سوئمنگ پول کے کنارے بکھری ہوئی گھاس پر کرسیاں اور میزیں لگی ہوئی تھیں۔ ڈرائیور نے کار روکی اور نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا۔ میں نیچے اتر آیا۔ فوراً ہی سیاہ سوٹ میں ملبوس میں اسمارٹ سے آدمی نے میرا استقبال کیا اور میں نے جیب سے وہ کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا جو چلتے وقت میرے حوالے کیا گیا تھا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں گردن خم کی اور مجھے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ پھر اس نے مسینی انداز میں وہاں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا، جناب عاطف کمال۔ میں نے مسکرا کر گردن خم کی اور لوگوں کے ہجوم کی جانب بڑھ گیا۔ تاحد نگاہ حسن بکھرا ہوا تھا۔
स्विमिंग पूल में ख़ास तौर से रंगीन पानी डाला गया था। उसकी तह में बरकी कुमकुमे जगमगा रहे थे। हर तरफ नौजवान जोड़े मसरूफ़ गुफ्तगू थे। बेशुमार अफराद इस पार्टी में शामिल हुए थे। ईरान के चेदा लोग यहाँ मौजूद थे। मुझे इस बात का खदशा था कि कहीं आतिफ़ कमाल के दूसरे शनासा भी यहाँ मौजूद न हों। आतिफ़ कमाल की शख्सियत के बारे में तो अंदाज़ा नहीं हो सका था, लेकिन जिस हद तक मालूमात हो सकी थी वो ये थी कि वो कहीं बाहर से आया है और वहदत बलेगा से मुलाकात करना चाहता है। एक वेटर ने शराब का जाम मेरे हाथ में थमा दिया। मैं उसे लेकर एक गोशे में जा खड़ा हुआ। हर शख्स अपने अपने तौर पर मसरूफ़ था। मुझे अब किसी शनासा की तलाश थी जो मेरे नज़दीक पहुंचकर मुझे मुखातिब करे, लेकिन उसके साथ ही मेरी निगाहें खातून वहदत बलेगा की तलाश में थीं। फ़िल्म के ज़रिए मुझे उनकी शख्सियत से अच्छी तरह रोशनास करा दिया गया था। चुनांचे मेरी निगाहें गर्दिश करती रहीं। खातून के गोल एक दूसरे से भिड़े बैठे थे। खातून वहदत बलेगा नज़र नहीं आ रही थी। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता था कि वो यहाँ ना हो। चुनांचे मैंने अपनी जगह छोड़ दी और मौका पाकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ जाम एक गमले में खाली कर दिया, लेकिन इस तरह के कोई मेरी इस हरकत को देख न सके। उसके बाद मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के दरमियान चकराता रहा। थोड़ी ही देर के बाद मेरी आँखों ने खातून बलेगा को देखा। बहुत ही नफीस किस्म की सफ़ेद लिबास में खातून बलेगा नज़र आ रही थी। चेहरे पर गहरा मेकअप था। आँखें बहुत हसीन और बेहद कसादा थीं और पुरअकार अंदाज में कुछ ख़वातीन से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उनकी शनाख्त के बाद अपने लिए वो जगह मुतय्यन करने लगा जहाँ मैं उनसे मुलाकात कर सकता था, और ये इत्तेफाक ही था कि खातून बलेगा वो पुरअकार अंदाज में कुछ ख़वातीन से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उनकी शनाख्त के बाद अपने लिए वो जगह मुतय्यन करने लगा जहाँ मैं उनसे मुलाकात कर सकता था, और इत्तेफाक ही था कि खातून बलेगा ने अपनी दराज कामती की बुनियाद पर मुझे देख लिया और फिर तीर की तरह मेरी तरफ बढ़ी, गोया वो आज़ादाना तौर पर मुझसे मुलाकात कर सकती थी। चंद ही लम्हात के बाद वो मेरे करीब थीं। मैंने मुस्कुराकर उन्हें सलाम की तो उन्होंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। कितनी देर से मेरी निगाहें तुम्हें तलाश कर रही हैं कमाल, कहाँ छुपे हुए थे? मैं भी आपकी तलाश में सरगर्दा था खातून, मैंने जवाब दिया। बहुत स्मार्ट हो गए हो, पहले से भी कहीं ज़्यादा। और आप अपने बारे में क्या कहती हैं? मैंने सवाल किया। मैं तो जैसी थी वैसी ही हूँ। हाँ, लेकिन मुझे जब भी आप नज़र आती हैं पहले से ज़्यादा हसीन और जवान नज़र आती हैं। ओह, शरारतें भी सीख गए हो। तुम्हारी बेबाकी मुझे पसंद आई। आओ बैठो, बहुत देर से ये लोग मुझे घेरे हुए हैं। जो हुक्म, मैंने गर्दन खम करते हुए कहा, और खातून बलेगा मुझे साथ लिए हुए एक मेज़ की तरफ बढ़ गईं। मेज़ के गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों में से मैंने एक कुर्सी को घसीटा और वो बड़े नाज से बैठ गईं। मैं उनके सामने ही बैठ गया। शुक्र है किसी और ने हमारे पास आने की कोशिश नहीं की थी। सब खैरियत तो है ना? कम से कम मुझे अपने पहुंचने की इत्तला तो दे देते। मैं इंतज़ार करती रही। इसका मौका ही नहीं मिल सका था, मैंने सोचा, और आपसे मुलाकात में ज़्यादा वक्त नहीं, यूँ समझिए कि बस यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने अपनी तमाम सलाहियतें यहीं पर ख़त्म कर दी थी। कोई दिक्कत पेश आ गई थी? खातून बलेगा के चेहरे पर तशवीश के आसार पैदा हो गए थे। नहीं, उसके बावजूद एहतियात हमारी ज़िंदगी है, मैंने जवाब दिया। हाँ, और तुम जैसा इंसान हमेशा अपने इतराफ़ से चौकन्ना रहता है। तुम्हें देखकर इंतहाई मुशर्रत होती है।
باقی تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن میرے اور تمہارے درمیان دوستی کا رشتہ بھی تو قائم ہے، بلا شبہ، اور میں اس دوستی کا خلوص دل سے احترام کرتا ہوں۔ سناؤ، ہمارے دوسرے دوست سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، اور اگر میں کسی کو یہ بتاتا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے تو پھر آپ کے لیے پیغامات بھی لانے پڑتے۔ ہاں، اس وقت رازداری شرط ہے۔ تم نہیں سمجھتے میں نے کس طرح اپنے آپ کو شبہات سے محفوظ رکھا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد ایک کام انجام پا جائے تاکہ ہم اپنے فرائض سے نجات حاصل کر لیں۔ یقیناً تم تمام تیاریاں مکمل کر کے آئے ہو نا؟ میرا مطلب ہے متعلقہ افراد سے گفتگو کر لی ہے نا؟ بلا شبہ، ظاہر ہے، اس کے بغیر میں آپ کے پاس کیسے پہنچ سکتا تھا؟ تو پھر کوئی جگہ متعین کرو۔ ہاں، یہ بتاؤ کہ قیام کہاں ہے تمہارا؟ انہوں نے سوال کیا۔ ایک پرائیویٹ رہائش گاہ ہے۔ ہوٹل میرے قیام کے لیے موزوں نہیں تھا۔ مجھ سے کب ملاقات کرو گے؟ جب آپ حکم دیں۔ کل صبح 11 بجے میں اپنی رہائش گاہ پر تمہارا انتظار کروں گی۔ میں حاضر ہو جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ اسی وقت ایک شخص خاتون بلیغا کے پاس پہنچ گیا اور وہ مجھ سے معذرت کر کے اٹھ گئیں۔ بہرحال ہمارے درمیان پروگرام طے ہو گیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ مجھے ان کی رہائش گاہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن یہ قابل تشویش بات نہیں تھی، اور اس کے بعد میرے لیے یہاں رکنا موضوع نہیں تھا۔ وہ کار پارکنگ لاٹ سے باہر نکل گئی تھی جو مجھے یہاں لائی تھی، چنانچہ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ لیکن ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ دفتن لائٹ چلی گئی اور گھپ اندھیرا پھیل گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک موٹا کمبل میرے اوپر آ پڑا اور بہت سے ہاتھوں نے مجھے دبوچ لیا۔ اس غیر متوقع